हेलो एवरीवन। मैं जितेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। द राजशासनम इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, कुछ अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में एकदम समझना है अच्छे से, तो आपको कुछ जो बेसिक थ्योरियाँ होती है ना, वो पहले जानना पड़ेगा। जैसे में सबसे पहले कुछ थ्योरी हम बता दें, तो जैसे आप वेस्पर थ्योरी पढ़ लीजिए। वेस्पर थ्योरी के बाद आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लीजिए, वार्नर थ्योरी पढ़ लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लीजिए। इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लीजिए। कुछ रूल्स हैं, पचास रूल को समझ लीजिए। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी है उसको पढ़ लीजिए। तो ये कुछ थ्योरी है जो आपको एकदम अगर अच्छे से समझना है इस चीज़ को, तो आपको उसमें बहुत आपको स्ट्रांग बना देंगे। तो वो इसी में से एक थ्योरी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 11th 12th के में भी मिल जाता है पढ़ने के लिए हमको। उसके बाद बीएससी में भी हमारे पास पूरा भर के दिया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब बीएससी थर्ड ईयर में ये पहले ही स्टार्टिंग से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही स्टार्ट करता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे हेट्रो न्यूक्लियर और होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ने की हमको जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या था जो हम लोग को इसकी जरूरत पड़ गई पढ़ने की। इससे पहले हम लोग जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ही रहे थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक अलग थ्योरी है। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में बनता है। हम लोग ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग जब पढ़ रहे थे, वो प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी। तो बात ये है भाई कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आप मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी लिमिटेशन आ गई थी, वो अच्छे से मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। तो इसको इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दूर किया। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको दिया था हिटलर इन लंदन ने दिया था। फिर हिटलर इन लंदन ने जो थ्योरी दी थी उसकी कुछ लिमिटेशन को दूर किया था पाउली और स्लेटर ने। इन्होंने उसके उसी को मॉडिफाई करके अच्छे से बनाया था पाउली और स्लेटर ने। इस चीज को थोड़ा सा और अच्छा एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन किया था। तो हम वो भी पढ़ने वाले हैं, पाउली एंड स्लेटर, हिटलर एंड लंदन थ्योरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अलग क्लास में चलेगा। तो उसके बाद यही वैज्ञानिक थे, यही लोग, यही साइंटिस्ट ने आपस में मिल के फिर उन्होंने पाउली और स्लेटर ने मिल के और हिटलर लंदन ने सभी लोगों ने मिलकर एक थ्योरी बनाई थी जिसको हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, जिसको जानते हैं कि पाउली ने ही इसको दिया था, पाउली के नाम से ही हम लोग जानते हैं जनरली। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखो, अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो पहले समझिए हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या हम लोग समझ जाएंगे, निकालना क्या क्या हमको नहीं, जो अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे थे वो भी। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होता है तो उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, कौन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, कौन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, होमो लूमो क्या होता है, और ये सब क्या, ये चीजें क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की पूरे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बता देगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसी से इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका एप्लीकेशन ये है भाई कि आप कोई भी रिएक्शन कराने जाओगे ना, तो कोई भी रिएक्शन कराने जाते हो जनरली, तो वहां पे उसका यूज बहुत होता है। जैसे मान लो आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ोगे, उसमें हमको डायग्राम बनाना पड़ता है। फिर रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें हमको डायग्राम बनाना आना चाहिए। मतलब रिएजेंट केमिस्ट्री में वो उसके एंटी बॉन्डिंग में कैसे, किसके पास एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है, कैसे है, आपको यही पता नहीं रहेगा कि इसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि नहीं है, तो आप कैसे उसमें अटैक कराओगे। न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। बहुत सारे इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करेगा। किसी मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा कि डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा, क्या होगा, तो ये सभी चीजें एक्सप्लेन करेगा। उससे हम लोग कंपेयर करना और सीखेंगे। पहले बात, बॉन्ड ऑर्डर का टर्म समझ जाएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा किसका कम होता है, और उसका हम कंपेरिजन भी निकाल लेंगे। जैसे मैं मान लो O2 पॉजिटिव चार्ज, जैसे सिंपल बता रहे हैं, जैसे मान लो लिख दिए ना, O2 हो गया, O2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, O2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स को हम लोग बना लेंगे, मॉलिक्यूल्स को हम बना लेंगे, इसको आयनाइज कर देंगे, मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देंगे। आयनाइज का मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, माइनस प्लस जो भी बनेगा बना लेंगे। तो हम इसको समझेंगे, उसके माध्यम से हम लोग भी जितने भी आयंस बनेंगे ना उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो हम लोग क्या क्या सीख लेंगे, तो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ से, हम लोग सीखेंगे, देखो बॉन्ड ऑर्डर समझ जाएंगे,
बॉन्ड एनर्जी समझ जाएंगे और बॉन्ड लेंथ समझ जाएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी समझ जाएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझ जाएंगे। और इसमें से क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा आपके मॉलिक्यूल्स का तो हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को भी हम लोग यहीं से समझ लेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे कंपेयर करना तो सिंपल है, आयोनाइजेशन एनर्जी का टर्म आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, वो तो आप कर लेंगे। लेकिन हम पूछते हैं बताओ N2 और N में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किससे इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट किया जा सकता है। तो इस चीज को कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हेल्प करता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का टर्म भी हम लोग यहाँ से समझ जाएंगे। उसके पास क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल से उसके पास लोन पेयर कितने होंगे हम निकाल लेंगे। और लोन पेयर में भी कौन कौन से लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो H2O होता है ना, आप लोग पढ़ते हो ना H2O, 2 लोन पेयर होते हैं ना, एक ही लोन पेयर अटैक करता है, ये अटैक नहीं करेगा, कहीं पे नहीं जाता है, क्यों नहीं होता है। तो इसका भी जवाब देती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ये जो एक लोन पेयर होता है वो लोअर एनर्जी लेवल का होता है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, और एक हायर एनर्जी लेवल का होता है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो उसका भी जवाब देगी। तो लोन पेयर के कंसेप्ट को अच्छे से समझाएगी, लोन पेयर को कंसेप्ट को भी अच्छे से समझा देगी। उसके बाद बॉन्ड पेयर क्या होंगे, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में किसके कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, उस चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो जाएगा। उसके बाद एक जो अब लेटेस्ट जुड़ चुका है, जो पहले क्वेश्चन इससे नहीं आते थे लेकिन अब क्वेश्चन धीरे धीरे यहाँ से आने लगते हैं, कि जो हमारे पास डायग्राम बनेगा O2 मॉलिक्यूल्स से हो गया चाहे N2 मॉलिक्यूल्स होगा, तो होमोलुमो क्या होता है, होमोलुमो, और एक और होता है सोमो भी होता है, सिंगलेट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिंगलेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कि जैसे मान लो पाई, ये एक पाई ये 2 पाई रहेगा, ये पाई px हो गया, ये py हो जाएगा, पाई ऑर्बिटल बनते हैं ना। अगर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको सोमो बोल देंगे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन में पेयर्ड हो जाएगा तो ये हमारे पास होमो हो जाएगा, इसके ऊपर जेड रहता है जो वो हमारे पास हो जाएगा लूमो होगा। तो वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे, सीखने क्या वाले हैं ये पहले जान लो। तो होमो लूमो कंसेप्ट को भी हम लोग यहाँ से समझ लेंगे इस चीज को। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को भी समझा जा सकता है। ये कितना हो गया, ये 5, ये 6 हो जाएंगे, 4 हो गया, ये 5 6, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद ये आएगा 8। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को भी समझेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है और किसमें होता है। अरे आप लोग पढ़े होंगे जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे ना, इसका तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बहुत अच्छा यूज होगा। और वहाँ पे हमको एक चीज टर्म आता है, हम लोग पढ़ते हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन, समझते हैं कि नहीं। और ये कहाँ से आता है, आप लोगों ने सब देखा होगा, अगर थोड़ा सा पढ़ के आए हैं तो देखो इस तरह से बनते हैं, कुछ डायग्राम बनेंगे, एक सिग्मा बनता है, एक पाई बनेगा, एक नॉन बॉन्डिंग बनेगा, NB हो जाता है, एक बनेगा हमारे पास पाई स्टार बन जाएगा, एक सिग्मा स्टार बन जाएगा। हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट वो सब पढ़े हैं ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, यहाँ से यहाँ पे होगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे। तो ये सब चीजें ना कहाँ से आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ही बताएगा, वहीं से हम लोग को समझ में आएगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझ लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप ए मॉलिक्यूल्स कैसा नेचर होगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या देगा, पैरामैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक है कि कैसा है, उसका नेचर कैसा है। कोई भी मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ना, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके पास है उसका क्या है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो डाई मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, उस चीज को भी यहीं से हम लोग को एक्सप्लेन करेंगे जो हमको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। O2 हो गया, B2 हो गया, बहुत सारे। उसके बाद किसके पास कौन से पाई, किसके पास सिग्मा डोनर है, कौन पाई डोनर है, ये भी हम लोग देखेंगे कि कौन सिग्मा डोनर होता है, कौन सिग्मा डोनर होगा, कोई पाई डोनर होगा, कोई एक्सेप्टर होता है, उस चीज को भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे, अरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है। और लगभग आप किसी का भी सिलेबस उठा के देख लीजिए, लेकिन मानिए देख लीजिए, तो वहां पे होगा क्या कि आपको 12th में भी मिलेगा, नीट के एग्जाम में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं,
उसके बाद जेई मेंस में भी क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद जैम की बात करें तो उसमें भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ तक कि नेट में भी हमेशा क्वेश्चन आता रहता है इससे। अब इसमें जीरेड अनजीरेड वाले भी पूछेगा कौन सा ऑर्बिटल होता है, कौन से ऐसे आर्टिफिशियल जैसे बनेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे, सिग्मा 1s बनेगा, पाई स्टार बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा, तो बहुत सारे बनेंगे, डेल्टा बनेगा। तो इसमें ये भी पूछता है कि किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, जीरेड है कि अनजीरेड है, ये भी पूछेगा। और उसके बाद वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कि एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ये भी पूछेगा। तो यहाँ से ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और हम देखो अभी सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक करके सबको डील करना है। और सभी क्वेश्चन एक बार, ये लेक्चर ज्यादा नहीं हो जाएगा, बहुत करेगा, मतलब 4 5 6 लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग ये खत्म हो जाए 6-7 में। बस आपको 6-7 घंटे ही देवन अपने लाइफ के, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, इतने ही अच्छे से बढ़िया से दे दीजिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से यकीन मानिए कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ जो भी कंपैरिजन करते हैं उसके एक एक रिलेशन को भी देख लेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे, फिर बीएससी क्वेश्चन को सभी सॉल्व कराएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आए वो सबको हम लोग यहीं पे बोर्ड पे करा देंगे। डायग्राम हम बनाएंगे H2 मॉलिक्यूल से लेके CO पॉजिटिव CO का भी अब डायग्राम हम लोग देख लेंगे। जरूरत नहीं है पॉलीएटॉमिक का, अगर है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, पॉलीएटॉमिक तक। तो उस यहाँ तक हम लोग सभी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। देखो ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं लिखा हूँ जो आपके काम की नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे क्वेश्चन आता है। अब छोटा छोटा जो ट्रेंड है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन भी आते रहते हैं। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या हुआ, ट्रांजिशन कैसे होते हैं। अभी भी यूज तो इसका हर ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक चाहे फिजिकल, हर जगह पे होता है। तो इसलिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोल है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा ही समझ लो इस चीज को, अच्छे से पढ़िए एकदम, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। H2 मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इससे छोटा तो अब कोई नहीं है। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, अब उससे तो नीचे नहीं जा सकते ना। तो बस H2 से लेके H2 मॉलिक्यूल से हम लोग उसको भी एनालाइज करके देखेंगे, H2 पॉजिटिव नेगेटिव को, वहां से डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे और CO तक हम लोग डायग्राम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है हमको, हम लोग डायग्राम बना लेंगे, लास्ट में उसका हम लोग कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज को हम लोग बता दिए। इससे क्या क्या हमको कंक्लूजन समझ में आ जाएगा, तो उस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको पढ़ना क्यों पड़ा था, हम लोगों ने बता दिया कि देखो इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स की बहुत सारे लिमिटेशन थी। लिमिटेशन में क्या था, तो लिमिटेशन में आप चाहे तो स्टार्टिंग में लिमिटेशन लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख लीजिएगा लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे पहले आप लोग जानते हैं O2 मॉलिक्यूल्स को जो मॉलिक्यूलर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो बताती थी कि ये डाई मैग्नेटिक नेचर का होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसको क्या करेगी, ये प्रूव भी करेगी कि ये बात सही है। उसके बाद वहां पे जो होता है वो बोले थे, उनका कंसेप्ट ये था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स है, उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। और जैसे हम लोग ये भी जानते हैं, हम लोग देखो बहुत लोगों की गलतफहमी रहती है कि जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो एक टिक ले लेते हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर इतना होगा इतना होगा। तो वो भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो सबके लिए नहीं लगता है भाई, सबके लिए नहीं, मत लगाना, नहीं बर्बाद हो जाओगे, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मान लो हम लोग पढ़ते हैं ना N2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जी, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3, यही तो बताया जाता है ना। चलो एक बात बताओ, बोरान क्लोराइड है ये भी तो बनता है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, इसके 9 5 कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी है, पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 आएगा। CO का ले लेते हैं, इस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, जनरली देखो कुछ किताबों में इसका 3 लिख देता है, वो तब के लिए भाई जब आप इंटरमीडिएट पढ़ते थे तो वहां पे सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना देता था, तो वहां से चीजों को एक्सप्लेन कर लेते थे। लेकिन अब नहीं है, हम यहाँ पे लेटेस्ट वाला मॉडल बताएंगे और साथ में जो पुराना मॉडल है उसको भी बता देंगे। वो तो एकदम आसान है और उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे CO पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है CO से, और लेटेस्ट के अकॉर्डिंग तो इसका तो 3 होगा तो इसका 2.5 होना चाहिए,
लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। बॉन्ड लेंथ से भी हम लोग कंपैरिजन कराएंगे, तो जब करेंगे तब इसको देखेंगे। तो इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.68 के लगभग आ जाता है। अब इसके बाद ये 3 हो गए ना, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 6 14 हो जाएगा, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, चेंज होते रहते हैं। तो वहां पे भी हम इस चीज को देखेंगे कि कब कब ऐसा केस होता है जब हम उस फार्मूला को लगा सकते हैं, कब नहीं लगाएंगे, उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो इस चीज को नहीं बता पाई थी। अच्छा, एक चीज और सेकेंड पॉइंट में अगर हम लोग बात करें कि और क्या क्या, पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा पॉइंट की बात करें थर्ड पॉइंट में, तो एक चीज था कि कार्बन से ही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर बना रही थी, C2 मॉलिक्यूल्स बना रही थी, तो वहां पे क्या बना, जब C2 मॉलिक्यूल्स बनेगी तो यहाँ पे एक दोनों के दोनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दोनों का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बन होते हैं। और जबकि बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि नहीं भाई, अब अगर आप डायग्राम बना रहे हो, किसी की भी एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनते हैं तो वहां पे पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो इस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करती है। B2 के केस में भी हम लोग समझेंगे कि जो B2 मॉलिक्यूल्स होता है, पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरा, ये भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है तो जनरली होना चाहिए था डाई, जबकि होता क्या है पैरा। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी समझेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ हाफ आता है, 1/2 पाई प्लस 1/2 पाई हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, इसी तरह हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारी लिमिटेशन थी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, O2 B2 के मॉलिक्यूल्स को, तो उसका और उसके अब बहुत सारी चीजों को तो बता ही नहीं पाया था। तो इस वजह से हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा सा और ये सही, कलर सही है ना कि चेंज कर दें? सही है, मुझे लगता है कलर सही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि हमको क्या क्या डिस्कस करना। मोस्ट, आप थोड़ा सब्र रखिए, ठीक। कुछ चीज सीखना है तो उसके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि बस थोड़ा सा वीडियो देख लेंगे फिर स्किप कर देंगे और सोचेंगे सब समझ में आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो क्या मतलब पढ़ाई का। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा आराम से चलिए एकदम, कोई ज़रूरत नहीं है 2 घंटे लगेंगे, लगने दो, लेकिन सीख तो जाओगे कुछ ना कुछ अच्छे से। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं, हमको डायग्राम पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कराएंगे, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कराएंगे। क्या कराएंगे, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को हम ऐसे लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, समझ जाना। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमको सबसे पहले डिस्कस करना है। उसके बाद और मिक्सिंग को कैसे समझा जा सकता है, तो मिक्सिंग को समझेंगे हम लोग, एक प्रिंसिपल होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक प्रिंसिपल होता है, इसको समझेंगे हम लोग। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये समझेंगे। वैसे मान लो कि हमारे पास एक 2 मॉलिक्यूल्स ले लो भाई, कोई भी ले लो अपने मन से ले लो। अब 2 मॉलिक्यूल्स को जब आपस में मिक्स करने आओगे तो मिक्स करेंगे, तो हम लोग जानते हैं ना कोई भी एटम है तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। चाहे हाइड्रोजन ही लेकर आओगे तो हाइड्रोजन के पास भी तो 1s होता है ना, तो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल चला रहे हो तो वो भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोई 2 एटम आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। 2 एटम, मिनिमम 2 एटम आपस में कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। एक रहेगा तो हाइड्रोजन एटम बोला जाता है। अब एटम और एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, समझना, थोड़ा सा बता देते हैं। एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन एटम है। बस इन दोनों का मिलने से जो बनेगा ना वो H2 बनेगा, और इसे बोलते हैं ये मॉलिक्यूल्स हो गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। O2 B2 N2 C2 जो भी बना सकते बनाओ, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा, अब हाइड्रोजन एटम के पास भी तो क्या होगा, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल होगा, मिनिमम क्या होगा 1s ऑर्बिटल तो होगा ही। तो हाइड्रोजन एटम के पास 1s ऑर्बिटल है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि चलो इसके 2 हाइड्रोजन एटम के वो एक इसके 1s इसके 1s आपस में मिलेंगे, तो इस कैसे मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कैसे बनता है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे इसके अकॉर्डिंग,
हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग देखेंगे, समझेंगे कैसे बनता है। तो पहले मिक्सिंग कराना हम सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देते हैं भाई, नहीं तो फिर तुम लोग भूल मत जाना, नोट कर लेना यहाँ पे। इसे बोलेंगे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहली बार लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, समझ जाइएगा। और इसको क्या बोलेंगे, ये MOD होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर, अच्छे से नोट बनाइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बार बार बनेगी और ऊपर नहीं, डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में बोलना रहेगा, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर MOD, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये हो जाएगा। एक चीज और, अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, जिसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, एनर्जी के टर्म में अरेंज करते हैं। तो इसी में ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, इसी में हम लोग इसी चीज को, जैसे इसको लीनियर मिक्सिंग को कैसे समझेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर। अब एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर की सीक्वेंस में हम लोग अरेंज करेंगे कि जैसे सिग्मा 1s नीचे, फिर सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, ऐसे करके एनर्जी के सीक्वेंस में हम लोग अरेंज करना सीखेंगे सेकेंड फेज में। और थर्ड फेज आएगा जो हमारे पास, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा, थर्ड फेज, ये इस वाले में क्या करना है, हमको सीखेंगे फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। थर्ड फेज में हमको पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। 3 फेज में पढ़ना है हमको, पहले फेज में मिक्सिंग करेंगे, दूसरे में हम लोग डायग्राम को बनाना सीखेंगे कि कैसे बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अभी तक याद करके बैठे होंगे कि जहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से पहले जेड 14 इलेक्ट्रॉन से पहले sp मिक्सिंग होगी तो कैसा होता है, नहीं हो उसके बाद नहीं होती है तो फिर कैसा डायग्राम होता है, वो लोग याद कर लेते हैं कि पहले जो sp मिक्सिंग होती है एक्स वाई नीचे, मतलब पाई एक्स 2px 2py पाई 2px पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, ऐसे करके याद करके बैठे। समझना है इस चीज को कि ये होता कैसे है। अगर ये समझ लिए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम रटने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना, अच्छे से समझ लोगे तो हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे, और थर्ड फेज में फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग, अब हमको पता चल जाएगा ना कि जैसे H2 मॉलिक्यूल से 2 थे, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, और मिक्स होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और एक बनना था एंटी बॉन्डिंग और बनता है बॉन्डिंग। अब ये बन जाएगा तो उसको एनर्जी के आर्डर में हम लोग रख लेंगे। अब उसमें टोटल का इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम उस डायग्राम में भरेंगे, फिलिंग करेंगे उसका हम लोग डायग्राम, और इसमें हाँ डायग्राम में भरेंगे। अब इलेक्ट्रॉन नीचे से लेके ऊपर भरेंगे, किसके अकॉर्डिंग भरते हैं, तो ये हम लोग पाउली के हुंड और आप बाउ हो जाएंगे, उसके बाद एंड ये इन लोगों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जैसे हुंड का नियम आप लोग पढ़े होंगे ना, आप बाउ का भी पढ़े होंगे, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का भी पढ़े होंगे, यहाँ तक आ रहे हैं तो ये सब तो करके आए होंगे।
तो यहाँ तक अभी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग को कराएंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो कहती है कि जब भी कोई एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसका बैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड को बनाने, कितने बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने बनते हैं, उसमें बैलेंस बॉन्ड का ही रोल होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसा नहीं कहती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहती है कि जिसके अगर इस मॉलिक्यूल के पास 1s से 2p तक हम जाएंगे, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ना, वो सभी एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबको हम लोग मिक्सिंग कराते हैं। ऐसा नहीं कि बस बैलेंस सेल को ही मिक्सिंग कराएंगे, हम सबको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि देखिए हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि कोई भी एटम हम आपस में मिलाएंगे तो पहले मिक्स कराएंगे, मिक्स करेगा तो हमको एक नया चीज मिलेगा। वो क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। कैसा? वो तो एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, ये होगा। अब एंटी बॉन्डिंग कर लोगे, उसके बाद उसको कैसे अरेंज करना है तो वो भी हम लोग देखेंगे, अरेंज करना। लास्ट में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मॉलिक्यूल्स के पास जितने एटॉमिक नंबर होंगे काउंट कर लेंगे, जोड़ देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसको कैसे भरना है, पाउली अबाउ और पाउली हुंड के एक नियम के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन से, ठीक है। ये चीज हो गया। अब एक चीज और बताना रह गया, वो ये कि देखो हम लोग मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुरू कर रहे हैं। पहला फीचर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फर्स्ट मिक्सिंग ऑफ, एक मिनट, पहला हम लोग पहला फर्स्ट वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिख रहे हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मिक्सिंग का नाम सुनते हुए कुछ याद आया? हम लोगों ने दो तरीके से मिक्सिंग पढ़ी है, पढ़े हो ना। मिक्सिंग तो पढ़े ही हो गए यार, मिक्सिंग नहीं पढ़े हो? कलर हमको लगता है ऐसे ही नहीं लिखा है। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अरे हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो? हाइब्रिडाइजेशन चलो मुझे बता देते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन एक तरफ लिख लो, एक तरफ लिख लो, और एक तरफ लिख लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ना, वो उसी का हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, उसी का कंसेप्ट है, उसी का कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही कंसेप्ट है। पुस्तक में लिख लो ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक एग्जाम्पल लेके अगर पढ़ेंगे तो हमको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, कैसे समझ में आएगा। देखो हम लोग मान के चलते हैं कोई भी एक छोटा सा एटम मॉलिक्यूल से ले लेते हैं। चलो नाइट्रोजन चाहे ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे कोई भी किसी का भी ले लेते हैं। तो देखो मान लो हम लोगों ने लिया CH4, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, इधर भी हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब अभी मॉलिक्यूलर भूलिए, इसको देखिए। ये क्या कहता है कि इसके वैलेंस सेल भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके जो भी वैलेंस सेल होंगे वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, और 2p कितना होगा जी, 2 ही तो होगा ना। कार्बन का कितना होता है, 6। देखो वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है कि देखो हमारे पास एटम हम लोग बनाते हैं तो इस तरह से सेल्स बनाते हैं। वैलेंस सेल मतलब कि बाह्य कक्षक, बाहरी जो सेल है वो आउटर मोस्ट सेल है। ये जो होता है ये आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल है। अब ये जो बाहर सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वैलेंस सेल को ही हम लोग बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसी को जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सिर्फ बाहर के जो सेल्स हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा तो वो ये इसके जिम्मेदार कौन होगा, ये वैलेंस सेल वाले ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर आपको एक देना होगा तो इसके आप वैलेंस सेल में भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहते हैं तो ये वैलेंस सेल से ही एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अंदर का कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होता हमारे पास एटम में। तो ये तो हो गया हमारे पास 1s, तो ये हो गया।
ठीक है। ये सेकेंड सेल क्या होगा, ये होगा सेकेंड सेल। अच्छा सेकेंड सेल में तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कंफ्यूज मत होना। ये सेकेंड सेल के 2s है और ये सेकेंड सेल का ही 2p है। सेल तो आप लोग जानते हैं, तो सेल के अंदर होता है सब सेल, तो इसमें बस एक ही सेल होता है और ये s होता है। लेकिन जो सेकेंड सेल है इसमें एक s होता है तो एक p होता है, एक s होगा तो एक p होता है, दोनों होते हैं। थर्ड वाले में आएंगे तो एक डी ऑर्बिटल आ जाता है। तो उस तरह बढ़ते जाएंगे तो सब सेल, तो मतलब सेल के अंदर सब सेल, जैसे होता है ना, एक बिल्डिंग है हमारे पास, तो फर्स्ट फ्लोर पे मान लो एक ही कमरा है, सेकेंड फ्लोर पे मान के चलते हैं एक ही कमरा है, वो तो बहुत हो सकते हैं, एक कमरा है। सेकेंड फ्लोर पे आए तो सेकेंड फ्लोर पे क्या है, 2 कमरे हैं। फिर थर्ड फ्लोर पे आए तो उस पे 3 कमरे हैं, बेडरूम है समझ लीजिए। फर्स्ट फ्लोर पे एक ही बेडरूम है, सेकेंड पे 2 हैं, थर्ड वाले पे 3 हैं, तो वही है। अब उसका नाम तो कुछ ना कुछ रखेंगे। तो फर्स्ट वाले में बस एक ही सब सेल होता है, उसको यस बोलेंगे। सेकेंड सेल में क्या होता है, एक यस और पी होता है। थर्ड वाले में आएंगे, अगर थर्ड वाले हम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक यस भी आएगा, एक पी आएगा, एक डी आएगा, मतलब 3 हो गए, कमरे हो जाएंगे, 3 बेडरूम हो जाएंगे। तो ऐसे करके सेल्स बढ़ते जाएंगे, तो उसमें सब सेल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर लास्ट में एफ, फिर डी के बाद एफ आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये समझना है। तो वैलेंस सेल क्या होगा, वैलेंस सेल ये दूसरे वाले में, दूसरे अगर सेकेंड है तो इसमें एक यस और पी होगा। तो ध्यान रखना सेकेंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं आता है, 2d हम लोग नहीं आता है, 2d नहीं आता है, तो 2d मत लिख देना। तो सेकेंड सेल में बस यस और पी होते हैं। तो ये समझ में आ गया कंसेप्ट। अब आगे देखिए, हम बताते एकदम बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए, समझिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे थे हम लोग, यहाँ पे 1s2, 2s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितना जाएगा 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब यही तो वैलेंस सेल है, ये थ्योरी वैलेंस सेल को लेकर चलती है, तो हम वैलेंस सेल लेते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, p 3 होते हैं, px, py, pz, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, एक्साइटेशन थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि जब भी कोई दो हमारे पास सब सेल्स होते हैं, उनके बीच में ना एनर्जी डिफरेंस अगर कम होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन बहुत आसानी से करा सकते हैं। जैसे मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो, आप मतलब सामने गड्ढा आ जाएगा, अगर गड्ढा बहुत बड़ा होगा तो आप उधर उस पार तो नहीं जा पाओगे, अगर छोटा सा है तो उसको हम लोग पार कर जाते हैं, उधर चले जाएंगे। तो सेम इलेक्ट्रॉन के केस में भी होता है, वही होता है कि अगर हमारे पास क्या होगा, दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस अगर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर वाले में चला जाता है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें नहीं आ जाएगा। तो देखो अब इसके पास तो एक, अगर हम लोग इसका 1s ऑर्बिटल, जो जरूरत तो नहीं है बना के दिखा देते हैं, ये हमारे पास 1s है, ये हमारे पास 2s है, ये हमारे पास 2p है। तो इन दोनों के बीच में हमने अभी बताया था ना, तो इस तरह से अब इसी के अंदर एक यस और एक पी होता है, अब इसमें एक यस ऑर्बिटल होता है। तो इलेक्ट्रॉन यस और पी वाले में से इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइटेशन हो सकता है, इसमें आ जा सकता है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम है तो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्साइटेशन करा देंगे, जब एक्साइटेशन कराएंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हो गया। अब देखो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि किसी एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। बात को समझने की कोशिश करिए, एक ही एटम होगा, ठीक है, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कराना है हमको, ठीक है, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कराना है। तो कार्बन क्या था, एक एटम है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये कैसे होता है, मान लो यहाँ पे 2p हो गया, सॉरी 2s हो गया, और यहाँ पे 2p हो जाएगा, p में 3 होते हैं, s में 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हो गया। अब ये सब क्या होंगे, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, अब इलेक्ट्रॉन सब में भर भी गए हैं, सिमेट्रिकल हो गया है, तो आपस में कंबाइन होंगे और इस तरह से डायग्राम बन जाएगा 4, 1 2 3 4, इसको हटाओ ज्यादा हो गया, ठीक है, 4 बन गए। अब इस तरह से 4 हो गए। ये क्या था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होके क्या बना दिए,
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझना बहुत जरूरी है भाई। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम बता चुके हैं पहले कि हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ही लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, आपस में मिक्स हुए, मिक्सिंग कराएंगे। अभी हम लोग ये नहीं करें, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक पढ़ रहे हैं, तो आपस में जब मिक्स किए तो एक बना रहे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है तो इनकी देखो एनर्जी भी सेम है, सिमेट्री भी हो गया सबका सेम, क्योंकि देखो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबकी एनर्जी सेम है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, ओरिजिनली ये तो डायग्राम बना दिए हम लोग, अब दिखेगा क्या, देखो ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब होगा क्या, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतना हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बोलेंगे। अगर एक यस एक पी के साथ कंबाइंड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक यस और दो पी के लेकर कंबाइंड होगा तो मिक्स होगा तो sp2 होगा, अगर तीनों को लेकर कर देगा तो sp3। तो टोटल कितने होंगे जी, देखो एक यस है 3 पी, तो टोटल तो 4 हो गए ना, तो उसको क्या आ जाता है, तो sp3। अगर ऐसे भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक काम करिए, s को लिख लीजिए, p कितने होते हैं 3, p 3 होंगे, तो देखिए काट दीजिए, p है तो इसको लिख देते हैं sp3, सब मिक्स हो गए, sp3 आ गया। तो इस तरह भी हम लोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये बन गया ना, अब इसके बाद हम बना रहे थे CH4 का, CH4 का, तो अब इसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास होता है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं इसका 1s1। अब हाइड्रोजन एक इसके साथ कंबाइंड होगा, एक इसके साथ कंबाइंड होगा, एक इसके साथ कंबाइंड होगा, इसके साथ, तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा हाइड्रोजन और क्या करेगा, इनके साथ पेयरिंग कर लेता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आएगा, पेयरिंग कर लेगा, मतलब कि इनको बना के पूरा बढ़िया से दो, सब कुछ एकदम अच्छे से करके दोगे तो लास्ट में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आते हैं आपस में, उसके साथ ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं और इस तरह से CH4 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनते हैं हमारे पास इस तरह। अब इसका तो स्ट्रक्चर जानते ही होंगे, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरह बनता है, बहुत बनाए हो गए। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.28 मिनट का होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 अभी हम लोगों ने देख लिया था, एक यस 3 पी होते हैं, तो इस तरह से ये बनता है। तो ये तो बस हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये तो था इसके लिए था, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग था। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनके बीच में एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, हाँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, एनर्जी गैप, पहले तो इतना ज्यादा था, अब सब आपस में मिक्स हो गए तो एनर्जी डिफरेंस को क्या कर दिए, कम कर दिए। तो यहाँ पे लिख लेना कहीं पे, मिनिमाइज कर लेते हैं, इन मिनिमाइज, ठीक है, मतलब कि अपने एनर्जी डिफरेंस को क्या करेंगे, कम कर लेते हैं, आपस में मिक्स होते हैं तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम हो जाता है। अब हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ, अब हमको ये समझ में आ गया, तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं, या मोटी की तरफ जो हमको पढ़ना है। देखो इससे पहले हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ रहे थे, हम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब मिक्स करा के हम लोग बना रहे थे, ऐसे देख रहे थे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, ये कहती है कि जब भी कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, जब भी कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होने के लिए आएगा तो पहले क्या होगा, वो लीनियरली कंबाइंड होगा। पहली बात तो लीनियरली मतलब कि उसी, मतलब कि एक लाइन में मतलब होना चाहिए, मतलब ऐसे ही लाइन में ही, लीनियरली रेखीय होती है, ठीक है, उसी एक्सिस के थ्रू आना चाहिए, तो भी वहाँ पे मिक्सिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब पता चला कि पी एक्स ऐसे है, आप इधर से लेकर आओगे तो इसके साथ तो इसका लोब इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, तो होगा नहीं, तो लीनियरली कंबाइंड होंगे। और जब भी हमारे पास एक, हमारे पास 1s ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक हमारे पास एनर्जी डिफरेंस हमारे पास वहाँ पे है, अब ये जब भी आपस में मिक्स होंगे तो वो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे।
तो जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अब जो ऊपर का होता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको समझना, अब इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो बढ़ जाता है। एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बढ़ जाता है। जब इनकी मिक्सिंग होती है तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वाले में एनर्जी डिफरेंस क्या था, पहले इतना था, अब घट के बराबर हो गया, मतलब कि कम हो जाता है। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस जब भी मिक्स करेंगे तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है। एक बॉन्डिंग बनाता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। अब वो कैसे बनाएगा उस चीज को हम लोग देखेंगे, इस तरह होगा। अब पहली बात, दूसरी बात ये है कि मिक्सिंग तभी होगी जब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होनी चाहिए, एकदम इक्वली बिलोंग करनी चाहिए, या तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कम हो गया तो फिर वहां पे मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, वहां पे मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। एकदम इक्वल लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बराबर बराबर एनर्जी डिफरेंस रहेगा तो ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर लेंगे। अगर एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा कम ज्यादा है तो फिर तो तब भी हो जाता है, फिर तब भी मिक्सिंग हो जाती है। अब एनर्जी डिफरेंस इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, अब इसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो नहीं मिलेंगे, मिक्सिंग नहीं होगी, तो वहां पे मिक्सिंग नहीं होती है। तो यहाँ तक कम क्लियर होगी बात। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिक्सिंग कैसे होती है, तो इस टाइप से होगी। और इस टाइप से जब मिक्सिंग होती है तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है। तो एनर्जी इंक्रीज डेल्टा ई, एनर्जी बढ़ जाती है। इसके में डेल्टा ओ क्या होता है, डेल्टा ई क्या होगा, कम हो जाता है, इसमें एनर्जी डेल्टा ई इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इधर के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वहाँ पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो इस टाइप से मिक्सिंग को हम लोग कराते हैं। इसको कॉपी करिए। हो गया, हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसी मिक्सिंग को समझते हैं। मिक्सिंग को समझने के लिए हम लोग क्या किए थे, दिखाए थे ना लेक्चर में, क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यही मिक्सिंग अभी हम लोग पढ़े हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हेडिंग रहेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या यार, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, LCAO। ये हमारे पास ये हेडिंग है, समझ जाना ये चीज। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे LCAO, कोष्टक में करके लिख लेना। अब यहाँ पे ये देखो तीन तरह का होगा। पहले कैसे हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट केस जो होता है लिख लेना यहाँ पे, देयर आर टाइप टाइप ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, 3 टाइप से पढ़ेंगे हम लोग इसमें। पहला क्या होगा, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट, फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो मिक्सिंग कराने के लिए अभी हम लोगों ने बताया था ना, जब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, व्हेन डिफरेंस इक्वल, इक्वल मतलब के बराबर होगा जी, बराबर होगा। अब देखो बराबर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक 1s ऑर्बिटल अगर यहाँ पे बिलोंग करता है एक एटम का, तो दूसरा एटम होगा उसका भी एकदम बराबर आना चाहिए। तो इसी के जस्ट सामने एक बनाएंगे हम लोग एक 1s ऑर्बिटल, इस तरह बना देंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, अब देखो हम मान लेते हैं, चलो एक मान लेते हैं s2 मॉलिक्यूल्स का बना रहे हैं। s2 मॉलिक्यूल्स में अगर ये दोनों एक जैसे हैं, s2 मॉलिक्यूल्स है, तो s2 मॉलिक्यूल्स में दोनों जब एक जैसे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पे है तो दूसरा हाइड्रोजन भी इसी की एनर्जी होगा। अब दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना, दोनों की एनर्जी लेवल क्या होगी, एकदम बराबर होगी। तो इसका 1s यहाँ बिलोंग करेगा तो इसका भी 1s यहाँ भी बिलोंग करेगा। अब जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर जाओ उतना नीचे आओ, तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास सिग्मा, ये बनेगा सिग्मा स्टार बनेगा, ये 1s, ये भी सिग्मा 1s बनेगा। एंटी बॉन्डिंग को हम लिखते हैं स्टार से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लिख लेना। ठीक है, एक चीज और डायग्राम बनाते ध्यान रखिए, इधर क्या लिखना है हमको, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हाइड्रोजन का 1s है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, ये अभी हाइड्रोजन का 1s है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इधर 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 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बीच में जो होता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीच में जो कुछ भी होगा वो किसका होगा, मॉलिक्यूल्स का होगा। साइड में किसका है, एटम का है, बीच में किसका है, मॉलिक्यूल्स का है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और इस टाइप से होगा जब दोनों की एनर्जी लेवल क्या होगी, इक्वल होती है। तो इस तरह से मिक्सिंग होती है फर्स्ट केस में। यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस की बात करें, इसको ऊपर कर दो। केस सेकेंड, when energy difference, when energy slightly energy difference, मतलब कि थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे इसका डायग्राम बनाओगे ना तो ऐसे बनाओ, इसका एनर्जी डिफरेंस अगर यहाँ पे 1s इसका बिलोंग करता है तो दूसरे एटम जो होगा उसका 1s क्या बिलोंग करेगा, 1s यहाँ पे बिलोंग करेगा। दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका थोड़ा सा नीचे आ गया, तब देखो एनर्जी डिफरेंस तो आएगा जब एक तब आता है जब दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट आएंगे। सेम आएगा तो भाई सेम आएगा तो मतलब कि वहाँ पे डिफरेंशिएट तो हम कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। इसका 1s यहाँ बिलोंग करता है, इसका 1s भी यहीं पे बिलोंग करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कैसे डिफरेंस आएगा, मान लो हम बनाने जा रहे हैं किसका, मान लो H हो गया, ठीक है, एक H हो गया, और मान लो Cl हो जाएगा, H हो जाएगा, F हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और एक हमारे पास Li हो जाएगा, H हो जाएगा, अब He हो जाएगा। दोनों एटम अलग अलग है ना, जब अलग अलग डिफरेंस आते हैं तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है थोड़ा सा उसको नीचे लिख देंगे, और जिसकी ज़्यादा कम होती है उसको ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी डिफरेंस को देखेंगे।
तो इस तरह से होगा, लेकिन इसमें मिक्सिंग हो जाएगी। क्यों मिक्सिंग यहाँ पे हो जाएगी? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो नहीं मिक्सिंग होगी। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से जो मिक्सिंग होगा इसके बाद क्या बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये वाला इसके पास रहेगा, ये वाला इसके पास रहेगा, इससे थोड़ा सा दूर दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा इससे दूर दिखेगा। तो इस तरह से डायग्राम बनते हैं। अभी हम लोग को देखा था मिक्सिंग में कैसे किए थे हम लोग, 1s इसमें। अब देखो इसके 1s इसका 1s, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, हमने बताया ना एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी क्या लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेगा। अब देखो ये नीचे वाला क्या होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है, नीचे रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कैसे नीचे जाएगा हम इसका रीजन बताएंगे। अब ये क्या रहेगा हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये बनतेगा, इस टाइप से मिक्सिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में देख रहे थे ना, वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस घट जा रहा है, इसका 1s इसका 2s इसका 2p यहाँ पे था। जब दोनों पहले मिक्स करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस घट जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है। तभी तो ट्रांजिशन कराएंगे हम लोग, सिग्मा स्टार से इसे सिग्मा बोलेंगे तो इसको सिग्मा स्टार बोलेंगे, सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे कलर दिखेगा, कैसे दिखेगा, सब पढ़ेंगे। तो ये इस टाइप से मिक्सिंग हुई। थर्ड टाइप की मिक्सिंग होती है जो, उसको देखते हैं। थर्ड टाइप में कैसे होगा, सेकेंड पढ़ लिए, इसको डायग्राम को बना लेना, फर्स्ट को सेकेंड को हम लोग को यहाँ पे देख लो, दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके देख लेना। पहले हम लोग 3 टाइप से मिक्सिंग करेंगे। पहले केस में जब एनर्जी डिफरेंस सेम, सेकेंड केस में जब एनर्जी डिफरेंस साइडली थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, फर्स्ट वाले में सेम, थर्ड केस पढ़ेंगे। थर्ड केस के केस में क्या होगा, अब देखते हैं। आ जा भाई, हेडिंग डाल लो, केस थर्ड। थर्ड केस में क्या होगा, तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल बना लो ना, यहाँ पे जब वेन एनर्जी डिफरेंस लिख लेना, वेन एनर्जी डिफरेंस इज टू लार्ज, टू हाई, TOO रहेगा, हाई। अब यहाँ पे जब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसका 1s ऑर्बिटल बनाओ तो इसका 1s यहाँ पे बिलोंग करेगा, तो इसका 1s आएगा नीचे आ जाएगा 1s ऑर्बिटल। तो ये दोनों में क्या ही मिलन हो सकता है भाई, इतना दूर दूर है, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, मिलेंगे ना। साथ में हो तो दोस्त, अगर साथ में हो तो मिलना जुलना रहता है, अब बहुत दूर चले जाते हैं तो मिलना जुलना तो नहीं होगा, समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे भी यही होता है, इनके बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है कि अब ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, सीधे लिख देंगे, क्या ही लिखना है, क्या ही लिखना है, यही लिखना है कि नो मिक्सिंग पॉसिबल, लिख देना नो मिक्सिंग, मिक्सिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है, इनके केस में मिक्सिंग नहीं होगी। तो देयर इज नो मिक्सिंग पॉसिबल ड्यू टू हाई एनर्जी डिफरेंस, ड्यू टू हाई एनर्जी डिफरेंस, नो मिक्सिंग लिख लेना, ड्यू टू हाई एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से मिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो गई, बहुत दूर हो गए तो कहाँ से मिलना होगा इनका, तो मिक्सिंग नहीं होगी, तो मिक्सिंग नहीं होती है, सही में नहीं होती है। डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि नहीं होती है। समझ गए तीनों केस। पहला केस जब एनर्जी डिफरेंस एकदम बराबर, खूब अच्छे से मिक्सिंग होगी, एकदम अच्छे से मिक्सिंग होगी, अच्छा बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग भी अच्छा रहेगा, एनर्जी डिफरेंस जब अच्छा रहेगा। सेकेंड, उसके बाद सेकेंड कि जब थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा दूर पे रहेगा दोस्त, तो चलो ठीक है, कभी कभार मिलना हो ही जाता है, तो वही बात है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो हाँ कोई वो या ये मिल के आपस में मिक्सिंग कर लेंगे, पॉसिबल हो सकता है। थर्ड केस में यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसमें मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो ये केस है मिक्सिंग का। अच्छा, एक चीज़ और,
मिक्सिंग को तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है वो सिमेट्री आता है। मैच भी तो होनी चाहिए ना, सिर्फ आसपास होने की वजह से आपस में मिलना जुलना नहीं होगा, दोस्ती हमारी होनी चाहिए तब तो मिलना जुलना होगा। तो मतलब कि हमारा विचार उसके साथ मैच भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस बराबर होगा, ठीक है, मिक्सिंग की एक संभावनाएं है। दूसरी संभावना आती है सिमेट्री, दोनों की सिमेट्री मैच खानी चाहिए। जब दोनों की सिमेट्री मैच खाएगी तो अच्छे से मिक्सिंग होगी। अगर सिमेट्री ही मैच नहीं खाएगी, उसका विचार अलग उसका विचार अलग, मतलब उसका फेज अलग इसका फेज अलग, तो वहां पे मिक्सिंग नहीं होती है मेरे भाई, तो वहां पे मिक्सिंग नहीं होगी। तो उसके लिए सिमेट्री भी मैच होनी चाहिए, जब सिमेट्री मैच करेगा तो मिक्सिंग होगी। तो ये पॉइंट भी याद रखना। इस डायग्राम को बना लो। ठीक है, तो इस चीज को अब हम लोग लिख लें आगे। लिख लेना कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। किस पर कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर है भाई, अभी बताया ना, बताओ कौन से ऐसे फैक्टर हैं, दो फैक्टर्स, टू फैक्टर। पहला तो एनर्जी, सेकेंड सिमेट्री। ठीक है, एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल या तो स्लाइटली डिफरेंस, या तो स्लाइटली डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो चलेगा। सिमेट्री में कैसे समझेंगे, तो सिमेट्री में समझते हैं जैसे जीरेड के साथ मिक्स करेगा, अनजीरेड है तो अनजीरेड के साथ मिक्स, सॉरी अनजीरेड के साथ मिक्स करेगा, जीरेड अनजीरेड के साथ, अनजीरेड के साथ मिक्स करेगा। अनजीरेड यू को अनजीरेड बोलते हैं, अनजीरेड के साथ में जीरेड और अनजीरेड की मिक्सिंग नहीं होती है, जीरेड और अनजीरेड की मिक्सिंग नहीं होती है। ये चीज हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग पढ़े आगे, ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब मैं दोनों पढ़ेंगे आगे। अब देखिए इसमें होगा क्या, मिक्सिंग के एटॉम, अब सेकेंड फेज में एनर्जी और सिमेट्री। तो अब क्या होगा, मिक्सिंग को कैसे समझाया जाए, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड बन रहे थे, जो अभी हम लोग बना रहे थे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे और एक क्या बना रहे थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे। तो ये दोनों बनते कैसे हैं, इस चीज को कैसे समझा जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होता है ना, जो ऑर्बिटल होगा, जो भी ऑर्बिटल होगा, देखो ऑर्बिटल जो होते हैं ना, ऑर्बिटल जो होंगे उनका कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है, वेव नेचर होता है, वेव नेचर के होते हैं, वेव नेचर का होगा। और वेव नेचर के होंगे तो उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, जिसको क्या बोला जाएगा, साई, साई, वेव फंक्शन साई। कोई भी इलेक्ट्रॉन का भी नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर होता है, मोशन कर रही है चीजें तो उनका कुछ ना कोई हमारे पास वेव्स होता है, वेव होगा, जनरेट हो जाता है। अब वेव होगा तो इलेक्ट्रॉन का भी डबल नेचर होता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको भी वेव नेचर होता है, और उनके वेव नेचर से वही समझा जाएगा कि मिक्सिंग होती है, कैसे मिक्सिंग होगी। तो वेव नेचर होगा तो कुछ ना कुछ का फंक्शन होगा, कार्य होगा, कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं और उसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लो हमारे पास हमारे पास ऑर्बिटल है, तो वो कुछ इस टाइप से रहेगा। पहले इसको ऐसे कर लो, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ,
ऐसे ऑर्बिटल हो गया, चलना स्टार्ट किया, ये हो गया, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। एक और होगा हमारे पास ऑर्बिटल, वो भी, इसके भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, ये भी चलना स्टार्ट किया। इस तरह से होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको वेव नेचर से ही समझा सकता है। मिक्सिंग को समझने के लिए हमको, मिक्सिंग को समझने के लिए इसी तरह से वेव नेचर से ही समझेंगे। मिक्सिंग, मिक्सिंग को कैसे समझा जाएगा, हम लोग वेव से समझते हैं, वेव नेचर के थ्रू समझेंगे, वेव नेचर के थ्रू समझते हैं, वेव नेचर के थ्रू समझते हैं। तो देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे मान लो, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लो वेव्स कैसे होती है, ऐसे चलेगा, ठीक है। एक और है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, एक और एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, इसका हो गया तो इसका भी होगा, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। इसको देखो, जो ऊपर का है उसको पॉजिटिव फेज मान लेते हैं, जो नीचे का उसको नेगेटिव फेज मान लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। एक चीज और भी हो सकता है ना यहाँ पे, एक चीज और हो सकता है क्या, पहले इसको पढ़ इसको समझ लो। तब दोनों को, जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं ना, जब दोनों का फेज सेम होता है ना, तो क्या होगा, जब ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, और ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, तो जब दोनों का फेज सेम होता है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे है ना, नाव में अगर धाराएं इधर की तरफ चल रही हैं, और नाव की धारा जो है, नदी की धाराएं इधर की तरफ चल रही हैं, नाव भी उधर की तरफ चल रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, बढ़ जाता है। तो अगर दोनों का अपोजिट हो जाएगा तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, वो इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो दोनों के एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। वो अलग बात है कि किसी का ज्यादा मैग्नीट्यूड तो वो आगे निकल जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए फोर्स अपना अलग देना पड़ेगा। तो देखो जब दोनों का फेज सेम होगा ना, तो इस दौरान जब दोनों मिलते हैं तो उसका हम लोग इस तरह से, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है मेरे भाई, बढ़ जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ जाएगा, दोनों का बढ़ेगा, पॉजिटिव का भी बढ़ेगा, नेगेटिव का भी मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो हमने क्या बोला था कि जो वेव है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, ये मान लेते हैं इसको साई 1, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, ये साई 2। अब ये दोनों से क्या बनेगा, ये बन गया मान लो साई B, ठीक है, साई B हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इससे बॉन्डिंग बनता है, इसलिए हम लोग इसको साई B बोलेंगे। तो एक चीज और, हम लोग को क्वांटम में और क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि जो साई का, या श्रोडिंगर पे इक्वेशन भी पढ़े होंगे तो पता होता है कि जो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन साई स्क्वायर का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। वो बताता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बताएगा, ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कहाँ पे कम होते हैं। तो वो, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होता क्या है, ये जो चीज है ना वो ज्यादा बड़ा बनाती है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब ये मत कहना कि अब इसमें एक बार लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो भाई हो समझने के लिए करते रहते हैं सब। देखो इस तरह हो गया, इससे तो हाँ, अब दोनों के मिलके इतना बनाएगा, बनेगा, इसको क्या बनेंगे, साई B बनेगा। अब देखो जब साई का कोई महत्व ही नहीं है, देयर इज नो, लिख लेना यहाँ पे, देयर इज नो ऑफ साई। सो हम क्या करेंगे, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, सिग्निफिकेंस नहीं होता है, NCE रहेगा, NCE रहेगा, नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, साई का स्क्वायर कर देंगे। तो जब साई का स्क्वायर करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे मान लो हमारे पास क्या था, साई 1 था प्लस क्या था, साई 2 था। अब इसका स्क्वायर करेगा तो बताओ, अब पता है ना A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, साई 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, साई 2 का स्क्वायर प्लस 2 साई 1 और साई B, देख रहे हो ना, दुगने से बढ़ जाएगा, 2 साई 1 इंटू साई B बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, ये चीज है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाता है। नीचे वाला तो छोटा हो गया, हमको ज्यादा का बड़ा करना है,
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ये क्या था हमारे पास, जब इसको स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, मतलब कि उसके बाद जब वहाँ पे जो उस फील्ड में 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब उस फील्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका यार कर दोगे तो 10 × 100, 10 × 100, मतलब सीधे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग मिक्सिंग को समझेंगे। तो वहाँ पे हम लोग अब इसका डायग्राम बना के देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये समझ में आया। अगर अच्छा इसी में देखो एक चीज और देख लो, यहाँ पे देखो ऐसे भी समझ लिए। इसके बाद देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये, इसका फेज क्या था, पॉजिटिव, ये प्लस एक और एटॉमिक ऑर्बिटल ये, इसका फेज क्या था, पॉजिटिव। जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद जिसको ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, बनेगा ना, बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। मान लो ये 1s ऑर्बिटल है, मान लो ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी क्या है 1s ऑर्बिटल है। जब दोनों बनेंगे तो अब देखो मिक्सिंग हम लोग कराएंगे तो ये इतना याद रखो कि यस ऑर्बिटल को आप किसी के साथ भी मिक्स कराओ, यस ऑर्बिटल यस के साथ मिक्स कराओ, यस ऑर्बिटल को पी के साथ, यस ऑर्बिटल डी और यस ऑर्बिटल को एफ के साथ, किसी के साथ भी मिक्स कराओगे तो यस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा 1 का फॉर्मेशन करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि सिग्मा 1 फॉर्मेशन करेगा तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, इसका एक लोब इसका एक लोब के साथ इंटरेक्शन करता है। पाई बॉन्ड के केस में क्या होता है, हमको 2 लोब की जरूरत पड़ती है। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, जिसके पास पी ऑर्बिटल होगा या तो डी ऑर्बिटल होगा, वही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो पी मिलेंगे, अगर इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे बनेगा पाई बॉन्ड। यहाँ तो एस ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स कराओगे तो यहाँ पे सिग्मा 1 का, तो ये बनेगा क्या, सिग्मा 1 बनेगा। किससे मिलके बना है, ये बन की 1s ऑर्बिटल से, इसका 1s ऑर्बिटल से मिलके बना है, तो इसका नाम दे देंगे सिग्मा 1s। क्या बना है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, और इसका न्यूक्लियस एक का यहाँ रहेगा, एक का न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा। अब देखो इस फील्ड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इस फील्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसके एटॉमिक ऑर्बिटल इसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और ऐसा बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो इस पर जो 2 न्यूक्लियस हैं, इस पर 2 न्यूक्लियस है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, और इस न्यूक्लियस को ये भी इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन को भी ये इलेक्ट्रॉन होल्ड करके ये न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा, ये भी करेगा। मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड करके रखेगा ही, साथ साथ दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को भी उसमें फिर उसको भी अट्रैक्शन फील करेगा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होती है, तो एनर्जी ने उतना ज्यादा रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिस्टम नीचे आएगा। तो यही हम लोग बना रहे थे मेरे भाई, जो हम लोग डायग्राम बना रहे थे ना अभी, ये बना रहे थे ना, तो 1s और 1s आपस में कंबाइन कर रहे थे, तो एक ऊपर जा रहा था और एक क्या रहा था, नीचे जा रहा था। तो नीचे जो जा रहा था उसको बोल रहे थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो नीचे क्यों जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दोनों का अपोजिट चार्ज है ना मेरे, अब इन दोनों का चार्ज अपोजिट है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा तो सिस्टम की एनर्जी बैठ जाएगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब बहुत ज्यादा देर तक क्लास ले रहा हूँ, थक जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, थोड़ा सा एनर्जी हमारा कम हो जाएगा, एनर्जी रहेगी तो पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाता है, एनर्जी नीचे आती है, तो उसी को कहा जाता है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेते हैं ना वो लो एनर्जी लेवल के होते हैं, लो एनर्जी का होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वहां पे एनर्जी बढ़ जाती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO बोला जाता है। और इसका 1s के साथ मिक्स किया है, और मिक्सिंग करने के बाद दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। अब एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है तो एक बॉन्डिंग बनता है, एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो नीचे, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है तो ऊपर चला जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया ना, बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया, यहाँ तक जो पढ़े हो अभी तक, यहाँ तक पढ़े हो तो ये समझ में आ गया। ये देखो ये हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करा के सिंपल भाषा में बताने की कोशिश किए हैं। ये जो हम लोग समझना इस चीज को,
ऐसे सिंपल भाषा में बताने की कोशिश किए हैं। सेकेंड था कि हम लोग इसको समझे हैं, कैसे समझे थे, साई बी का स्क्वायर करके समझे थे, साई बी का स्क्वायर करके, ये इसके इक्वल था ना, साई वन प्लस साई टू की कितना आया था, साई बी आया था, तो उसके इक्वल था। तो हम लोग इस मैथमेटिकली टर्म में भी इस चीज को हम लोग समझ लिए, मैथमेटिकली टर्म में भी हम लोग इस चीज को समझ लिए, दिख रहा है ना भाई। मैथमेटिकली टर्म में भी हम देखो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करा के ऐसे भी समझ लिए, इस तरह मैथमेटिकली टर्म में भी हम लोग समझ लिए कि देखो इसका दुगना मैग्नीट्यूड, इसका 2 मल्टीप्लाई से क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वेव नेचर से भी समझ लिया था कि देखो एक इसका वेव है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन साई वन इस तरह से चलेगा, साई टू इस तरह से है, दोनों मिक्स करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो इसका और इस बढ़ जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ जाती है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाती है। तो तीनों टर्म से हम लोग बताती हैं कि देखो इस तरह से मिक्सिंग होती है बॉन्डिंग के केस में। एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो देखो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, अब यहाँ पे दोनों का फेज जो है ना, अच्छा इसका क्या मतलब है, आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, तो ये जो है ना, जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ आया फिर नीचे की तरफ आया, ये हमारे पास नीचे की तरफ आ गया फिर ऊपर की तरफ आया, तो इसका ऊपर है ये भी ऊपर है, और दोनों का जब फेज सेम होगा, इसका फेज सेम होगा तो आप इसमें मिक्स कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस चीज को यहाँ पे लिख दिए हैं, इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब उसको ऐसे समझना आसान होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। अब एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है, यहाँ तक हो गया। चलो हमको क्या करना है, पीडीएफ नहीं मिल पाएगा हो क्या, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराते हैं, तो कैसे होगी, कैसे होगी, क्या बनेगा, तो एक फेज ले लो पॉजिटिव, एक फेज ले लो नेगेटिव। अब दोनों का फेज डिफरेंस है तो मिलना पसंद करेंगे, नहीं मिलना पसंद करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, ये जो बनता है ना वो बन जाता है एंटी बॉन्डिंग, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर की तरफ दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से मिक्सिंग कराएंगे, तो ये कुछ इस टाइप से मिक्सिंग होती है यहाँ पे, ये एंटी बॉन्डिंग बन जाता है, एंटी बॉन्डिंग बन जाता है, ये इस टाइप से मिक्सिंग करा हो जाए, मतलब पी की तरह दिख रहा है ना, पी की तरफ दिख रहा है ना, हाँ दूर जाता है तो पी की तरफ तो हो ही जाएगा, ये थोड़ा सा पी की तरफ आ ही जाता है, पी की तरह होता है। हम लोग सिमिलरिटी और डिफरेंशिएट भी करते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पी क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, पॉली एटॉमिक होता है, ये वाला जो होता है पॉलीएटॉमिक वो होता है मोनोटॉमिक। तो अब देखो वेव की तरह समझो, एक ऊपर को जाएगा, एक नीचे से स्टार्ट कर दो, इसका पॉजिटिव फेज है, इसका नेगेटिव फेज है, ये चार्ज नहीं है मेरे भाई, चार्ज होता है तो अट्रैक्शन होता है, ये फेज है, जैसे ये ऊपर का फेज है तो इसको पॉजिटिव लिखे हैं, ये नीचे का फेज है तो इसको निगेटिव लिखे हैं। अब ये दोनों की मिक्स कराओ, अब ये दोनों की जब मिक्सिंग कराएंगे, एक मिनट थोड़ा सा, अब ये दोनों की जब मिक्सिंग कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से, अब वही बात आ गई ना, दोनों नदी और नाव की जो हमारी पास दिशा है वो अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, घट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से जाएगा, कम हो गया ना जी, वहां पे बढ़ जा रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अब वही चीज है यहाँ पे भी, ये साई वन है, ये क्या है साई टू है, और ये क्या बन गया साई ए क्यों बोल रहे हैं सर, ए बोल रहे हैं भाई, ये एंटी बॉन्डिंग बनता है इसलिए ए बोला जाता है, तो साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अगर और घट जाता है तो और कम हो जाएगा, तो और कम हो जाएगा, इसमें कैसे कम होता है, मैथमेटिकली भाषा समझो, यहाँ पे क्या होगा, साई वन है प्लस दोनों को मिक्स कराना है, साई टू को मिक्स कराना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साई साई ए का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके होगा, साई वन माइनस साई टू के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दोनों का डिफरेंस फेज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साई वन का स्क्वायर प्लस साई टू का स्क्वायर माइनस टू साई वन साई टू, ये दुगना से घट जाएगा, माइनस टू साई वन साई टू, माइनस टू साई वन साई टू हो जाएगा, माइनस टू साई वन साई टू, मतलब ये देख रहे हो दुगने मैग्नीट्यूड से क्या होगा, घट जा रहा है, तो वहाँ पे ये घट जाता है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अभी सब बताएंगे, तो ये हो जाएगा ना, कम कर लोगे इतना
कि देखो इसका मैग्नीट्यूड दोनों का अपोजिट होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, अगर स्क्वायर करेंगे तो -2 साई 1 साई 2 और कम हो जा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड और घट जाता है। मतलब वहाँ पे जो पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे उसका कर दोगे हम लोग माइनस कर देंगे तो और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो अब 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो बस दोनों न्यूक्लियस आपस में पास आ जाएंगे। अब इस चीज को ऐसे समझो, देखो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटॉमिक, तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, डायग्राम बनाए तो ये तो समझ में आ गया ना, एटॉमिक ऑर्बिटल समझ लिए थे। अच्छा, जब ये दोनों मिक्स करेंगे आपस में तो ये दूसरों की दूर जाने की कोशिश करते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, इसे हम लोग नोड बोलते हैं। ये क्या आ जाएगा? नोड। ये तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, अभी हम लोग मिक्सिंग कराएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की, तब देखना। अभी तो सिंपल एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कैसे बनते हैं ये देख लो। तो ये नोड आ जाता है, ठीक है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, मैथमेटिकली और कम हो गया, ठीक है। तो हर तरह से हम लोगों ने देख लिया, हर तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब आगे क्या करें? आगे ऐसे थोड़ा देखते हैं, जैसे देखो मान लो एक हमारे पास क्या था, ये इस तरह से वेव था, ये पॉजिटिव फेज था और प्लस एक और बना लो ऐसे, ये क्या था? पॉजिटिव फेज, इस टाइप से था, दोनों का फेज सेम था। अब आपस में मिक्स कराएंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और इस तरह से बनेगा। एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है और ये यहाँ पे, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। समझना, एक एटम है, एक एटम मान लो इसका 1s है, एक और एटम है उसका 1s है, उसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये वेव्स हैं, ठीक है, ये वेव्स हैं, उसको ऐसे बना के समझते हैं। अब ये दोनों जब आपस में मिक्स करेंगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े ऐसे है। अब ये क्या बनेगा? ये मान लो साई बन गया, ये क्या था? मान लो ये साई 1 था, ये क्या था? साई 2 था, दोनों आपस में मिल गए, साई 1 प्लस साई 2, तो ये क्या होगा? साई बी बोला जाता है इसको, तो साई बी बोल देंगे इसको, ठीक है। अब इसका हम लोग जानते थे कि साई बी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इसका स्क्वायर कर दे रहे थे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ जा रहा था। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मान लो 4 है तो कितने हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब उसका स्क्वायर कर दो, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील करेगा। पहले कम इलेक्ट्रॉनों के साथ अट्रैक्शन फील कर रहा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे जब हम स्क्वायर नहीं किए थे तो इसका कोई महत्व ही नहीं था, इससे हम चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया। अब इसमें अट्रैक्शन फील और ज्यादा होगा तो अब हमको उसका रिजल्टेंट दिखेगा उस चीज में, ठीक है, अब हमको उसका रिजल्टेंट दिखेगा। पहले तो डिफरेंस बहुत कम रहता है तो थोड़ा उसको हम लोग को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, कि हम लोग नहीं समझ में आता है कि मान लो 0.0112 में है, 0.0123 है, तो नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा कम रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उसकी वैल्यू को बड़ा कर देंगे तो डिफरेंस 1 और 2, 1 और 2 का आ जाता है रेशियो, तो हमको समझ में आ जाता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बहुत ही कम अट्रैक्शन फील होते हैं, तो हमको नहीं दिखता है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं, तो उसका अब वो जो अट्रैक्शन कम हो रहा था उसका दुगना अट्रैक्शन होगा, तो वो हमको महसूस होता है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज के बीच में उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज होगा, इसका हम लोग क्या किए थे, ये स्क्वायर किए थे, तो इसका स्क्वायर करने के बाद हमको ये मिल गया। जब ये मिल गया था, याद रखना पहले स्क्वायर करेंगे तब ये मिलेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये भी, इस इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्शन फील कर रहा है, इधर भी कर रहा है, ये इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे अट्रैक्शन फील करेंगे, इधर भी इधर भी। इसी इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्शन फील करेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है और हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो। क्योंकि इसका जब हम लोग डायग्राम बनाए थे तो कुछ इस टाइप से बना था ना, ये कुछ इस टाइप से बीच में आया था, फिर ये कुछ इस टाइप से था, बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर तरफ था, और इधर भी पॉजिटिव जा रहा है, इधर भी पॉजिटिव है, सिमेट्री भी मैच कर रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये क्या बन जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब एंटी बॉन्डिंग को समझो, एंटी बॉन्डिंग में किस में क्या होगा कि हमारे पास ऐसे ही फेज ले लेते हैं, हम ऐसे ही फेज ले लेते हैं, ऐसा ही फेज ले लो। अब एंटी बॉन्डिंग में भाई एक चीज बताओ, दोनों का फेज तो सेम नहीं ले सकते ना,
ये तो वेव्स रहेगा ही, वेव तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे दोनों का फेज डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे जब मिक्सिंग कराएंगे तो इन दोनों को मिक्सिंग क्या होगी, कुछ मैग्नीट्यूड क्या होगा, घट जाता है। ये ऐसे, अच्छा पहली बात तो ये, पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कि ये माइनस फेज में है तो इसको नीचे बना लो। ये माइनस फेज में है तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये माइनस फेज में वेव्स ना दोनों ऐसे चलती थी, इसका भी सेम था तो ये भी ऐसे चलती थी। ये क्या होगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये क्या होगा, नीचे से स्टार्ट होता है तो इसको नीचे बना लिए। अब दोनों को जब मिक्स कराएंगे तो इसका मैग्नेट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये बनेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस इसका यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे था, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे था। दोनों के न्यूक्लियस के जो मिक्सिंग कराएंगे तो इस टाइप से एंटी बॉन्डिंग बनता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर हम लोग इसका साई साई ए बन गया, अब इसका कोई सिग्निफिकेंस तो होता ही नहीं है, ये साई 1 है, ये क्या था साई 2 है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो -2 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा ना। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये जो फेज निगेटिव है ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये अपोजिट ऊपर की तरफ चला जाता है, पॉजिटिव फेज में आ जाता है। तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव फेज में भी आएगा और जो वैल्यू है वो क्या होती है, बढ़ भी जाती है, तो यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखो ये कुछ इस टाइप से हो जाता है। सॉरी, इसको हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। जी, मतलब ध्यान से देखो तो एक चीज तुमको देखने को देखे मिलेगा कि देखो एक न्यूक्लियस, ये क्या, ये हम लाइन बनाए मतलब एक तरफ से बंद किए हैं। ठीक, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे लेकिन बीच में पूरा एक खाली है, इम्पटी फील्ड है, पूरा इम्पटी है। जब बताओ दो न्यूक्लियस आप ले लेते हो, ठीक है, दो न्यूक्लियस ले लोगे, कुछ है नहीं हमारे पास, नहीं तो हम तुमसे समझाते हैं, एक मिनट। चलो यही मिला है। देखो हमारे पास क्या होगा, मान लो ये दोनों न्यूक्लियस हैं, ब्लैक ब्लैक है ना, दो न्यूक्लियस है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में, तो ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगी। अब एक चीज बताओ, अगर बीच से क्या हो, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब कर दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ही नहीं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो बचा क्या, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, यही तो होगा ना। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो दोनों के न्यूक्लियस का सेम चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो अब क्या होगा, रिपल्सन। समझ गए, अब क्या होगा, रिपल्सन होता है जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब है नहीं, कम हो गई, है ही नहीं, तो अब होगा क्या, रिपल्सन। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होने लगता है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इन दोनों न्यूक्लियस के पास, अब दोनों न्यूक्लियस पास पास आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे होता है रिपल्सन। तो जितना ज्यादा रिपल्सन होता है एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ जाती है यार, उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लिख लेना इस चीज को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से जो बनता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया कि एनर्जी क्यों बढ़ जाती है, एनर्जी क्यों घट जाती है। अब इस वाले फेज में भी यहाँ पे लिख लेना, इस वाले फेज में लिख लेना, ये वाला
यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, वहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा। तो इन दिस रीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increase, so attraction between electrons and nucleus increases। और इस तरह से क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब बॉन्डिंग बन रहे थे तो बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ज़्यादा रिलीज होती है एनर्जी, उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अब एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब दोनों डिफरेंट फेज के आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, एक नोड आ जाता है। नोड की यही डिफिनेशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाया जाता है उस जगह को हम लोग, उस रीजन को कहते हैं कि नोड आ गया, तो नोड उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे नोड आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है और वहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ही बचेंगे, तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हम लोग जो अभी बनाए थे ना, ये चीज आपको उस समय तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हो गया सर ये, हाँ ये चीज आपको वहां पे समझ में नहीं आ रहा था ना कि कैसे हो गया। ये जो हमारे पास जब अपोजिट चार्ज के हम लोग मिल के बना रहे थे, देखो दोनों का चार्ज डिफरेंस था, तो एक ऐसे बन गया था ना, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये इधर आ गया था और ये इधर आ गया था, और बीच में हम बताए थे कि एक प्लेन आ जाता है, नोड बोलते हैं उसको, नोड डालेंगे, प्लेन पास करेंगे, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के थ्रू एक प्लेन पास करते हैं, तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, तो उसे नोड बोलते हैं। इसी वजह से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, और जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। दुनिया में जब जब रिपल्सन होगा, जब जब दूसरे से एक दूसरे के साथ आपका रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। बात ऐसी ये आती है तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, वैसी बात आएगी तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कहानी रही कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। अच्छा अब बताइए, अब डिफरेंस बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो डिफरेंस क्या होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, ठीक है ये। और दोनों ही केस में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो और एटॉमिक ऑर्बिटल में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो पॉली न्यूक्लियाई होता है। जैसे मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लो एक पी ऑर्बिटल बना दिए, ये क्या है, पी ऑर्बिटल है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और एक हम बनाए थे और बनाए थे, ये कुछ इस टाइप से बना था, ये पॉजिटिव ए निगेटिव, ये क्या बना था, सिग्मा स्टार है, ये पी है, पी ऑर्बिटल है, ये सिग्मा स्टार। ये जो था ना, इसमें दो न्यूक्लियस थे तो इसको पॉली न्यूक्लियाई बोलते हैं, और ये क्या है, सिंगल न्यूक्लियाई है, ये पी ऑर्बिटल है, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो ये पॉली न्यूक्लियाई का कंसेप्ट है, तो इसमें दो न्यूक्लियस होंगे, इसमें भी एक नोड प्रेजेंट होता है इस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के एक्सिस के थ्रू, इसमें भी होता है, लेकिन ये हम किसके थ्रू पास करेंगे, ये बीच से लोग के बीच में है, ये इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के थ्रू है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं कि किसमें पीओएस है किसमें सीओएस नहीं है, तो ये सब कहानी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, आप लोग बना लीजिए।
ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर लेना आप लोग, आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हमको लगता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, और उसका हम एक पीडीएफ बना के हम लोग जो चीज़ बताएं ना उससे बाहर की चीज़ नहीं है, एकदम वही जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसी चीज़ को आपको एक सीक्वेंस वाइज लिखना है, डिफिनीशन लिखना है और डिफ्रेंशिएट एक दो याद रहेंगे। और पीडीएफ हम लोग वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या तो फिर ऐप में जो भी फैसिलिटी है वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिफरेंस भी हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। इस तरह अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग कैसे होती है, कैसे सिग्मा पाई डेल्टा फाई बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग सिग्मा पाई और डेल्टा फाई बॉन्ड बनाएंगे। ये तो समझ गए कि एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कैसे बनता है। अब हम लोग आगे के क्लास प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, एक वो ज़्यादा हो जाएगा बहुत। इतना रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, मुझे पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। फिर थैंक यू, फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।